1859 के अंत तक अंग्रेजों द्वारा भारत पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद देश के उनके शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मामलों को अधिक जिम्मेवार और प्रत्यक्ष प्रबंधन सुरक्षित करना था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुआ? पहला परिवर्तन हुआ सत्ता का हस्तांतरण। 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने वाला एक नया अधिनियम पारित किया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जो भारत के शासन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेवार था। भारत के गवर्नर जनरल को क्राउन का प्रतिनिधित्व करते हुए वायसराय की उपाधि दी गई। इसने भारत पर शासन करने के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेवारी की स्वीकृति को चिन्हित किया। तो ये यहाँ पर कुछ बातें जो लिखी गई हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को हस्तांतरित करने के लिए एक नया अधिनियम पारित किया। तो इसका अर्थ यह है कि इससे पहले भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को सीमित करने के अधिनियम पारित हो चुके थे। एक 1813 में आया था और एक 1833 में आया था। दोनों अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को पहले ही कम कर दिया गया था। 58 में अंतिम रूप से पूरे तौर पर वैधानिक रूप से जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अधीन कर दिया गया और संसद ने इसकी जिम्मेवारी ले ली और भारत सचिव का एक पद जो है, ये मंत्रिमंडल के एक सदस्य को ये पद दे दिया गया। ये सब छूट गया है। अच्छा, भारत शासन प्रमुखों को आश्वासन, ये दूसरा चेंज था। भारत के सभी शासन प्रमुखों को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपना राज्य अपने उत्तराधिकारियों, जिनमें दत्तक पुत्र भी शामिल थे, को सौंपने की अनुमति दी गई। हालांकि उन्हें ब्रिटिश रानी को अपने संप्रभु सर्वोपरि के रूप में स्वीकार करना पड़ा। भारतीय शासकों को अपने राज्यों को ब्रिटिश ताज के भारतीय शासकों ने अपने राज्यों को ब्रिटिश ताज के अधीन रखा। सेना में परिवर्तन। अगला जो चेंज था वो सेना में परिवर्तन था। सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती करने के बजाय गोरखाओं, सिखों और पठानों जैसे समूहों से अधिक सैनिकों की भर्ती की गई। मुसलमानों के साथ व्यवहार। मुसलमानों को बड़े पैमाने पर उनकी जमीन और संपत्ति की जब्ती का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा उनके साथ संदेह और शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। उनका मानना था कि उन्होंने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रीति रिवाजों का सम्मान। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का निर्णय लिया। जमींदारों और की सुरक्षा। जमींदारों की सुरक्षा के लिए नीतियां लागू की गई, जिससे उन्हें उनकी भूमि पर अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई। इन परिवर्तनों ने 1857 के बाद भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत को चिन्हित किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासक प्रमुखों की वफादारी बनाए रखने और भारतीय समाज के भीतर कुछ हितों और प्रथाओं को रक्षा करने के लिए नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हुए भारत पर शासन की सीधी जिम्मेवारी ली। तो ये बातें थी। मुझे लगता है कि सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। किसी बिंदु पर कुछ कहना और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ और जोड़ना चाहें, ऐड करना चाहें, नहीं तो फिर हम लोग इसके प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो इससे इस हिस्से से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से क्या परिवर्तन लाया गया? तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता का हस्तांतरण, भारत के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति, भारतीय शासकों को स्वतंत्र संप्रभु के रूप में स्वीकार करना। बहुत ही आसान डिस्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सही है निशा? हाँ, सही नहीं है, ध्यान से पढ़िए निशा। मैंने कहा आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आपको ध्यान देना चाहिए। वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, कौन किसको क्या दे रहा है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये तो भूल जाइए, तो बहुत पहले हो चुकी थी, 300 साल, 300 साल बीत गया, 250 साल, सॉरी, 1600, 258 साल के बाद की बात है। तो ये डिस्ट्रैक्टर को कोई काम का नहीं है। भारतीय शासकों को स्वतंत्र संप्रभु के रूप में स्वीकार करना। स्वतंत्र और संप्रभु ये दोनों बातें तो नहीं थी। इंडिपेंडेंट वो जरूर थे कुछ हद तक, लेकिन वो अधीनस्थ थे। ब्रिटिश क्राउन से ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, तो पिंकी, निशा, आप लोग ध्यान दीजिए। ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ऐसे ही आप ये सब दिमाग में रखिए। इसी तरह से आप एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्क्स पाने, ये है आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि सारे क्वेश्चन को एक बार कम से कम जरूर देख लें, इसलिए आप जल्दी में रहेंगे और इस जल्दी में आप गलती करेंगे। तो ये जो है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये तो सही है, इसमें क्या शक है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए, कौन किसको क्या दे रहा है। क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को ट्रांसफर हुआ था, ना कि क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो इसके लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, वो ये उसका उत्तर सी होगा। अंग्रेजों द्वारा किए गए परिवर्तनों के बाद भारत के गवर्नर जनरल को क्या उपाधि दी गई? ये तो बहुत ही आसान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई बता दीजिए। सही है, वायसराय की उपाधि दी गई। औपनिवेशिक शासन द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस परिवर्तन ने भारत में आदिवासी, ये लगता है पिछला छूट गया है, आदिवासी समूहों को बिंदुओं को जन्म दिया? ये सवाल है, वो कॉपी पेस्ट में छूट गया। देश के सत्ताधारियों को क्या आश्वासन दिया गया? उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, वे अपना क्षेत्र केवल जैविक उत्तराधिकारियों को ही सौंप कर सकते हैं, वे स्वतंत्र संप्रभु के रूप में उन्हें मान्यता दी जाएगी, भविष्य में उनके क्षेत्रों पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा क्लोज है, इसलिए सावधानी से पढ़ के सब लोग उत्तर देंगे। उनके क्षेत्रों को क्राउन द्वारा कब्जा किया जाएगा, तो ये तो कोई आश्वासन ही नहीं हुआ। भविष्य में कभी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, तो ऐसे प्रश्न के मामले में आप अपने आप को लकी मानिए। अगर ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं तो दोनों में से एक सही है, तो बाकी पर आप विचार करने की जरूरत नहीं है।
अब ऊपर वाला जब गलत है तो नीचे वाला सही हो जाएगा। हाँ, हालांकि ऐसे रिस्क हमेशा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लग आ जाता है कि कब्जा कर लिया जाएगा और भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा। तो जाहिर है इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है, क्योंकि चारों में से कोई एक ही सही है, ये दोनों गलत तो नहीं हो सकता है। वे अपना राज्य केवल जैविक उत्तराधिकारियों को सौंप सकते हैं, ये गलत है। स्वतंत्र संप्रभु के रूप में मान्यता दी जाएगी, ये भी गलत है। तो जाहिर है इसमें बी बचता है कि उनके क्षेत्र पर कभी कब्जा नहीं किया। सेना की संरचना में क्या निर्णय लिया गया? भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाना, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से अधिक सैनिक की भर्ती करना, यूरोपीय संघ की संख्या कम करना, गोरखाओं और सिखों और पठानों में से अधिक सैनिकों की भर्ती करना। बहुत आसान है, बता दीजिए। सही है निशा। और कोई? सही है। ये उन्होंने भारतीय सैनिकों का अनुपात घटा दिया था और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया था। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सैनिकों की संख्या घटा दी थी, क्योंकि ये सीधे सीधे मेन लैंड से जुड़े थे। इसलिए जो आम लोगों पर जो भी प्रभाव पड़ता था ब्रिटिश शासन का, वो सीधे सीधे सेना पर उसका प्रभाव पड़ता था, क्योंकि वो सारे लोग सीधे सीधे सेना से जुड़े हुए थे। तो इसलिए यूरोपीय इन्होंने क्या किया, एक तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या घटाई नहीं, बढ़ा दी, और गोरखाओं, सिखों और पठानों में से अधिक सैनिकों को भर्ती किया। विद्रोह के बाद मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया गया? उन्हें भूमि और संपत्ति से पुरस्कृत किया गया, उनकी जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई, उन्हें ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकार दिए, उन्हें बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में भर्ती किया। सही है। उनको शक और इसके निगाह से देखा जाता था। ये स्थिति बाद में बदलनी शुरू हुई, जब आप देखते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को बाद में जब उन्हें लगा कि इनके अंदर एक भय है, खास करके जिस तरह से जो राजनीतिक विकास व्यवस्था परिवर्तन हो रहे हैं, खासकर कांग्रेस के आने के बाद से, कांग्रेस की राजनीतिक सत्ता में या राजनीति के पटल पर कांग्रेस के उदय होने से जो सत्ताशाली मुस्लिम थे, जो पहले किसी पद पर रहे थे या बाद में भी अंग्रेजों के समय में भी जो कहीं किसी क्षेत्र के नवाब थे या जमींदार थे, इन लोगों को भय होने लगा कि जो नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही है उसमें हमारी कोई जगह नहीं होगी, और इसी भय के कारण अंततः मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और अंग्रेजों को भी कांग्रेस का कोई तोड़ अंग्रेज खोजना चाह रहे थे कि जो राजनीतिक सत्ता के रूप में कांग्रेस सबके प्रतिनिधि के रूप में उभर रही थी, ये अंग्रेजों को बिल्कुल ही रास नहीं आ रहा था कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पूरे भारत के सभी वर्गों को का प्रतिनिधित्व करने के का दावा करने वाली एक राजनीतिक एंटिटी के रूप में कांग्रेस का उदय होना अंग्रेजों को बिल्कुल ही खल रहा था। तो ऐसे समय में इसका आना और विशेष करके सर सैयद अहमद खान के प्रयासों से इन लोगों को काफ़ी एक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ अंग्रेजों का मुसलमानों के प्रति, और राजनीतिक आवश्यकता भी उस समय तक खड़ी हो गई, जिसके कारण मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग क्षेत्र की मांग करने में सफल हुए। और आपको शायद मालूम होगा कि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को एक दिन के लिए भी जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अंग्रेजों के समर्थन से उन्होंने इसको पाकिस्तान का पाकिस्तान प्राप्त कर लिया।
जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। लेकिन जो विद्रोह के तुरंत बाद की स्थिति थी, उसमें उनको बहुत ही चूँकि कई सारे महत्वपूर्ण जो लीडर थे, वो मुस्लिम थे और मुगल को ही सत्ता का केंद्र माना गया था। तो इस कारण से सीधे-सीधे उन पर आक्षेप हुआ, सीधे-सीधे उन पर दबाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने उन पर अविश्वास किया और संदेह की दृष्टि से उनको देखते थे। अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों की प्रथागत अ, कस्टमरी प्रैक्टिसेज़, जो परंपरागत प्रथाएँ थी, उसके संबंध में क्या निर्णय लिया। वे ब्रिटिश रीति-रिवाज़ों और परंपराओं को लागू करेंगे, सभी धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करेंगे, वे नए रीति-रिवाज और परंपराएँ पेश करेंगे। ठीक है? नए रीति-रिवाज और परंपराएँ तो वो ऑलरेडी पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जो कानून बनाकर बहुत सारी चीज़ों को रोक रहे थे। ब्रिटिश कस्टम की बात तो आप खारिज कर सकते हैं। सभी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात भी नहीं थी। तो अंतिम उत्तर क्या बचता है? पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करें। अंग्रेज़ों ने बिल्कुल अलग तरह की नीति अपनाई 1857 के बाद। सही है आदित्य, आपने सही बताया। जमींदारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई नीतियों का क्या उद्देश्य था? सुरक्षा की है तो इसलिए संपत्ति जब्त करने की बात तो नहीं हो सकती थी। जमींदारों की व्यवस्था समाप्त करना, उन्हें अतिरिक्त विशेषाधिकार और शक्ति प्रदान करना और उनके भूमि पर उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना। तो इसके 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं जो कि पोटेंशियल हैं। अ, समाप्त करना और जब्त करना, इसको तो आप खारिज कर सकते हैं। तो अतिरिक्त विशेषाधिकार और शक्ति प्रदान करना और उनके भूमि पर अधिकारों को सुरक्षा देना। सही है आदित्य, आपने सही उत्तर दिया। ठीक है, इसमें विशेषाधिकार की बात नहीं थी क्योंकि अ, उनको अपना ज़मीन खोने का भय था, तो इसलिए उनको ज़मीन के अधिकारों पर जब सुरक्षा मिल गई, तो वो फिर अंग्रेज़ों के लॉयल हो गए। अंग्रेज़ों ने देश पर कब कब्ज़ा किया? इसका मतलब है कि ये प्रश्न का पूरा पार्ट का मतलब हुआ कि वापस कब कब्ज़ा किया? जब विद्रोह हुआ तो वापस फिर से दोबारा कब्ज़ा उनका कब हुआ? तो ये वाक्य लिखा हुआ था वहाँ पर, आपको अगर ध्यान हो कि दिल्ली तो फतह कर ली गई, लेकिन विद्रोह को पूरी तरह दबाने में 2 वर्ष और लग गए। तो इस बात से आप याद रखिएगा कि 57 और 2 59, तो 1859 1859 में ये वापस कब्जा कर सकते थे। सही है आदित्य। भारत में औपनिवेशिक शासन पर जनजातीय विद्रोहों का समग्र प्रभाव क्या था? उन्होंने औपनिवेशिक शासन को तत्काल समाप्त कर दिया। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों पर औपनिवेशिक सरकार के नियंत्रण को कमजोर कर दिया। औपनिवेशिक शासन पर उनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदायों पर सख्त नियम और नियंत्रण स्थापित हुआ। ओह! अच्छा, अच्छा। ये तो पिछला क्वेश्चन छूट गया है। ओके, अब हम लोग एक इसमें केस स्टडी दी हुई है खुर्दा विद्रोह की। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उड़ीसा के एक छोटे से राज्य खुर्दा में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ नाराजगी के कारण 1817 में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ।
एक केस स्टडी के रूप में इसी चैप्टर में दिया हुआ है नीचे। ये खुर्दा का क्षेत्र वही है जहाँ पर जगन्नाथपुरी स्थित है, उसके आसपास का क्षेत्र। खुर्दा के राजा बीरा किशोर देव ने मराठों के हाथों क्षेत्र और अधिकार खो दिए थे और उन्हें वापस लेने के लिए ब्रिटिश से समर्थन मांगा। 1603 में उड़ीसा पर ब्रिटिश कब्जे के बाद उन्होंने राजा की सहायता देने से इनकार कर दिया और समर्थन तो उन्होंने मांगा था। और 1603 में हमने देखा था कि मराठों के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें उन्हें उड़ीसा में फायदा हुआ था, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो उन्हें उड़ीसा में यही पर फायदा हुआ था कि उन्हें उड़ीसा में कुछ इलाके मिले, लेकिन और उसमें ये राजा बीरा किशोर देव ने ब्रिटिशों की सहायता की थी क्योंकि उन्हें मराठों से मुक्ति पाना वो चाहते थे। तो लेकिन राजा की सहायता करने से उसने ये ब्रिटिशों ने इनकार कर दिया और राजा को गद्दी से उतरना पड़ा और उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों ने सेवा कार्यक्रम को फिर से शुरू करने और दमनकारी राजस्व संग्रह जैसी नीतियों को लागू किया, जिससे खुर्दा के लोगों के बीच व्यापक रूप से वो खेती का परित्याग और शिकायतें शुरू हो गई। जगत बंधु विद्याधर महापात्र एक बेदखल भूमिधारक, जमीन से बेदखल किया हुआ भूमिधारक, लोगों की शिकायतों के लिए लड़ते हुए विद्रोह में प्रमुख व्यक्ति बन गया। शिकायतों में नई मुद्रा की शुरुआत, नई मुद्रा में राजस्व का भुगतान, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, नमक का एकाधिकार, अनुपस्थित जमींदारों को स्थानीय संपत्ति की नीलामी शामिल थी। विद्रोह 29 मार्च 1817 में शुरू हुआ जब पाइक्स ने सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया और उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। ये पाइक्स कहते थे, वहाँ के जो सैनिक थे उनको पाइक्स बोलते थे। बख्शी जगबंधु और पाइकों ने पुरी पर कब्जा कर दिया। मुकुंद देव द्वितीय को अपना शासक घोषित कर दिया और जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों से समर्थन प्राप्त किया। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ घोषित किया, राजा को पकड़ लिया, विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। मई 1817 तक विद्रोह को पर लगभग पूरा काबू पा लिया गया, लेकिन बख्शी जगबंधु ने मई 1825 तक अपना विरोध जारी रखा और उसके बाद आत्मसमर्पण किया। बाद में अंग्रेजों ने उदारता की नीति अपनाई, नमक की कीमतें कम की, पुलिस और न्याय प्रणालियों में सुधार किया और पूर्व भूमिधारकों को बहाल कर दिया। खुर्दा विद्रोह का उड़ीसा में ब्रिटिश शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो ये एक केस स्टडी के रूप में दिया हुआ है, लगभग 1.5 पेज में उसकी समरी मैंने आपको सुनाई। तो इससे संबंधित कुछ एक प्रश्न बनते हैं। ये बख्शी जगबंधु कौन थे? बख्शी जगबंधु कौन थे? खुर्दा का राजा, एक बेदखल भूमिधारक, सैन्य कमांडर, दमन का नेतृत्व करने वाला एक ब्रिटिश जनरल, इसको तो सीधे खारिज कर देंगे। इस क्षेत्र की देखरेख करने वाला एक ब्रिटिश प्रशासक तो नहीं था, तो 2 आपका खारिज हो जाता है। तो आसान है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पहला बख्शी जगबंधु है ना, जगबंधु बिहाबहादुर, इसी का नाम बख्शी जगबंधु भी था, है ना। लोगों की शिकायत, जगबंधु नाम है, पूरा नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र, बेदखल भूमिधारक और सैन्य कमांडर, ये इसका उत्तर होगा। खुर्दा विद्रोह खुर्दा से आगे कैसे फैला?
अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। बख्शी जगबंधु ने पड़ोसी राज्यों से समर्थन मांगा। जगन्नाथपुरी के पुजारियों ने अपना समर्थन दिया। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को माफी की पेशकश की। सवाल को पढ़िए पहले। खुर्दा विद्रोह खुर्दा से आगे कैसे फैला? तो आगे फैलाने में बख्शी जगबंधु का हाथ था। तो बख्शी बख्शी एक पद होता है। पहले मुगलों से पहले जो मुगलों के इसमें भी दौरान भी बख्शी जो सेनापति को बख्शी बोलते थे। कमांडर इसको आप कह सकते हैं, कमांडर। शॉर्ट सपोर्ट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, ये इसका उत्तर होगा। मार्शल लॉ तो लागू किया है, लेकिन ये विद्रोह कैसे फैला इसकी ये सवाल पूछा। खुर्दा विद्रोह पर काबू पाने के बाद अंग्रेजों ने क्या प्रतिक्रिया दी? नरमी बरती, नमक की कीमत घटा दी। उन्होंने अपना दमनकारी नीति जारी रखा। उन्होंने खुर्दा के लिए एक नया राजा नियुक्त किया। उन्होंने पूरे उड़ीसा पर मार्शल लॉ घोषित कर दिया। तो बहुत ही आसान है सारे डिस्ट्रैक्टर्स। सही है पिंकी, आपने सही उत्तर दिया। पूरे उड़ीसा पर मार्शल लॉ घोषित कर दिया। खुर्दा में एक नया राजा नियुक्त किया। अंग्रेजों ने कोई नियुक्त नहीं किया था। दमनकारी नीति तो उन्होंने जारी नहीं रखी थी। पूरी उड़ीसा में मार्शल लॉ काबू करने के बाद की बात ये पूछ रहा है। मार्शल लॉ तुम्हें लगाया था, लेकिन काबू पाने के लिए लगाया था। अब काबू पाने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी? तो नरमी बरती गई और नमक की कीमतें कम कर दी गई। तो ये इसका उत्तर हुआ। खुर्दा विद्रोह का क्या महत्व है? इसने उड़ीसा में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत को चिह्नित किया। इसके परिणाम स्वरूप खुर्दा को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। इससे क्षेत्र में सुधार और ब्रिटिश नीतियों में बदलाव आया। इसका ब्रिटिश शासन में कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। बताइए, इसने उड़ीसा में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित किया। परिणाम स्वरूप खुर्दा को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। इससे क्षेत्र में सुधार और ब्रिटिश नीतियों में बदलाव आया और इसका ब्रिटिश शासन में कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। अब खुर्दा को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, ये तो आप खारिज कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित किया, तो इसको भी खारिज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश तो पहले से ही शासन कर रहे थे। शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। तो इससे क्षेत्र में सुधार और ब्रिटिश नीतियों में बदलाव आया और ब्रिटिश शासन में कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। ये दोनों हैं, तो इसमें से ही कोई एक आंसर होगा। इनकी आपने सही कहा, तो उत्तर सी होगा। इससे क्षेत्र में सुधार और ब्रिटिश नीतियों में बदलाव आया। तो ये प्रश्न थे जो हमारे इससे संबंधित थे। जो बचा हुआ कंटेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट से का जो बचा हुआ कंटेंट था, उससे संबंधित था ये। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पोर्शन राष्ट्रवाद के उदय का भी एक छोटा सा पोर्शन हम लोग आज शुरुआत कर लेंगे।
एक इंटरेस्टिंग बात मुझे कई बार लगती है कि 1857 के बाद का इतिहास हम लोग जब लिखते हैं तो उससे पहले की चीज़ों को हम लोग इतिहास में बिल्कुल गायब कर देते हैं। जो पारंपरिक चीज़ें थी, जो एक सेंटिमेंट निकला था लोगों का, कि ये विदेशी लोग हमारे सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर आक्रमण कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बिल्कुल अ, गायब कर देते हैं इतिहास लेखन में और उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ये कैसे एक अंडर करेंट के रूप में लगातार बना रहा और आज भी इसका जो एक्सप्रेशन है, वो सवाल पूरी तरह से समाप्त कभी नहीं हुआ और आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसका एक एक्सप्रेशन। इस रूप में आपको जब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़िए तो उन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे इतिहास लेखन में भी उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया और वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करने के कारण वो एक अंदर ही अंदर सुलगने वाली आग की तरह वो काम करता है। तो ये हम लोग नवीन चेतना के उदय की बात करते हैं, जो कि एक तरफ आप देखते हैं कि हम मान सकते हैं कि जो पारंपरिक भारत था वो 1857 के साथ शांत हो गया और अब एक बिल्कुल नए तरह के प्रयोग की ज़रूरत थी, जो कि कांग्रेस की स्थापना से शुरू हुई। लेकिन इसकी चेतना जो है सो उससे कांग्रेस की स्थापना से बहुत पहले जितने भी लोग जो नए व्यवस्था से परिचित हो पाए, यानी उन्होंने नया एजुकेशन प्राप्त किया और इसके माध्यम से जब वो जो विदेशी यानी ग्लोबल उस समय का जो वर्ल्ड था, उस वर्ल्ड में उनका प्रवेश हुआ। मैंने पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से आज खास करके आदिवासियों के संबंध में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस तरह से आदिवासियों के संदर्भ में बात करने पर हम देखते हैं कि 3 अलग-अलग दुनिया आज के तरह से कि ग्लोबलाइज़्ड और इंटरकनेक्टेड दुनिया वो नहीं थी। वो ऐसी दुनिया थी जिसमें अंग्रेज़ों का एक ग्लोबल वर्ल्ड था जो बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ था। उसके अंदर एक मेनलैंड भारतीयों का एक वर्ल्ड था जो कि अधिकांशतः उनके आस-पास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था और उसके अंदर आदिवासियों का क्षेत्र था। वो कुछ हद तक तो मेनलैंड भारतीयों से संपर्क में थे, लेकिन उसकी उनकी अपनी एक अलग तीसरी ही दुनिया थी और वो ग्लोबल वर्ल्ड वाले अंग्रेज़ों से तो वो काफ़ी दूर थे। तो अब ये नवीन चेतना का उदय का मतलब है कि भारतीय जो नया ग्लोबल वर्ल्ड है, उस ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या आइडियाज़ इमर्ज हो रहे हैं और कौन से आइडियाज़ हैं, कौन से विचार हैं, जो उस नए वर्ल्ड को संचालित कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएँ वहाँ आ रही हैं, आना चाह रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाओं को वहाँ पर नकारा जा रहा है। ये सब बातें अ, नवीन इन सब संदर्भ में ही हम लोग नवीन चेतना के उदय की बात करते हैं। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल टर्म्स पर ही फोकस कर रहे हैं। नवीन चेतना का उदय और कई और क्षेत्रों में हुआ, तो वो किसी और दिन खास करके जो समाज सुधार से संबंधित बातें हैं, उसका एक अलग से क्लास हम लोग करेंगे। अभी हम लोग केवल जो राजनीतिक स्तर पर जो नवीन चेतना आई, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद के उद्भव और विभिन्न राजनीतिक संघों के राजनीतिक गठन पर प्रकाश डाला गया है इस चैप्टर में। भारत के लोगों ने अपने देश की प्रकृति और उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिससे यह एहसास हुआ कि भारत सभी लोगों का है, भले ही उनके बीच मतभेद हों। और वे इस बात से अवगत हो गए कि अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों और जीवन पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे भारत को वास्तव में भारतीय बनने से रोक दिए भारतीयों के लिए बनने से रोक दिया है। इस चेतना को 1850 के बाद गठित राजनीतिक संघों द्वारा व्यक्त किया गया, जिनका नेतृत्व वकीलों जैसे अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों ने किया। कुछ उल्लेखनीय संघ थे पूना सार्वजनिक सभा,
इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कुछ ऐसे राजनीतिक रूप से सजग समूह के लोग थे जो पढ़े लिखे थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इन्हें उस ग्लोबल वर्ल्ड में इनका प्रवेश हो गया था जो भारत के बाहर, विशेष करके मतलब भारत, आप एशिया से भी बाहर कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप में ये संचालित हो रहा था। ये जो वर्ल्ड बना हुआ था, जिन नियमों के आधार पर, जिन शर्तों के आधार पर चल रहा था, जो राजनीतिक दाव पेच वहाँ चल रहे थे, जो नई राजनीतिक व्यवस्थाएं वहाँ उभर के आ रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में इन लोगों को इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उन्हें इसके बारे में सजगता आई और फिर वो उस तरह की, उस दिशा में उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने के बावजूद इन संघों का उद्देश्य क्षेत्रीय, समुदाय और वर्ग की सीमाओं से परे भारत के सभी लोगों के लक्ष्य और हितों का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने भारतीय लोगों के सशक्तिकरण और लोकप्रिय संप्रभुता के विचार की वकालत की। उनका मानना था कि भारतीयों को अपने मामले के बारे में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जैसे दमनकारी उपायों के साथ साथ इल्बर्ट बिल द्वारा विवाद द्वारा उजागर किए गए नस्लीय दृष्टिकोण के कारण ब्रिटिश शासन के प्रति इनका असंतोष बढ़ रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश भर से, मुख्य रूप से बॉम्बे और कलकत्ता से 72 लोगों प्रतिनिधियों के साथ की गई। प्रारंभिक नेतृत्व जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंदन में बसे व्यापारी और प्रचारक दादा भाई नौरोजी ने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन प्रदान किया। A.O. ह्यूम ने, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उदारवादी उद्देश्यों और तरीकों का अनुसरण किया। इसने सरकार और प्रशासन में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और शक्ति की मांग की। कांग्रेस ने अपने अधिकार के साथ अधिक प्रतिनिधि विधान परिषदों की स्थापना का आह्वान किया, विशेषकर उन प्रांतों में जहां उनका अस्तित्व नहीं था। इसने सरकार के भीतर उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और सिविल सेवा के भारतीयकरण की भी वकालत की। प्रचलित नस्लवाद को चुनौती दी, जिसने महत्वपूर्ण नौकरियों पर श्वेत व्यक्तियों का एकाधिकार कर लिया गया था, जिसके द्वारा अपनी स्थापना से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य सभी भारतीयों के लिए बोलना और उनका प्रतिनिधित्व करना था। भारत के विविध आबादी की आकांक्षाओं और चिंताओं को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचनात्मक परीक्षण की। तो ये एक समरी है उसके फर्स्ट सेक्शन का। अब इससे संबंधित प्रश्न है। पीछे मुझे लगता है समरी तो आप सब अच्छे से परिचित हैं। किसी चीज के बारे में डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ जो प्रश्न है इस पर विचार करते हैं। कौन सा कथन 19वीं सदी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद के उभरते विचार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भारत विशेष रूप से भारतीय ब्रिटिश शासकों का था। भारत एक विशिष्ट वर्ग, जाति और समुदाय के लिए था। मतभेदों के बावजूद भारत अपने सभी लोगों का है। भारत के संसाधन और प्रणालियां केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए थी। बहुत ही आसान डिस्ट्रक्टर्स हैं।
राष्ट्रवाद के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। सही, आदित्य जी ने आपने सही उत्तर दिया। विशिष्ट वर्ग जाति और समुदाय के लिए था, ऐसा तो नहीं था। जब राष्ट्रवाद के उदय की बात हो रही है तो सभी वर्ग और जाति और समुदाय के लोग इसमें शामिल थे। तो मतभेदों के बावजूद भारत इन सभी भारत में रहने वाले सभी लोगों का है, ये गवाही उत्तर होगा। इंडिया बिलोंग्स टू ऑल इट्स पीपल डिस्पाइट डिफरेंसेस। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संघ ने भारत के लोगों के लक्ष्यों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उपरोक्त सभी। तो इन सभी लोगों ने लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने सही उत्तर दिया आदित्य। भारत की राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता क्या थी जिसकी वकालत राजनीतिक संघों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की? क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता, वर्ग आधारित शासन और निर्णय लेना, भारतीय लोगों का सशक्तिकरण और लोकप्रिय संप्रभुता, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इस फैक्टर्स पर ध्यान दीजिए। सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता क्या थी जिसकी वकालत राजनीतिक संघों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी? वर्ग आधारित शासन पर निर्णय लेना, इसको तो हम खारिज कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्वतंत्रता, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन पीपल एंड पॉपुलर सॉवरेंटी, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना। ठीक है, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने की बात तो बहुत बाद में आती है। राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता जो आरंभ के समय में थी, ये मुख्य रूप से भारत के लोगों को सशक्तिकरण करना, भारत के लोगों का, और उन्हें जो संप्रभुता सोवरेंटी के पॉपुलर सोवरेंटी के अंदर उनको लाना। अठारह सौ 80 के दशक में किस घटना ने भारत में अंग्रेजों के नस्लीय रवैये को उजागर किया और भारतीयों को क्रोधित कर दिया? ये पहले भी हम लोग विचार कर चुके हैं, जल्दी से तो बता दीजिए। शस्त्र अधिनियम का पारित होना, वर्नाकुलर अधिनियम का पारित होना, एल्बर्ट वेट का परिचय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो उत्तर आप खारिज कर सकते हैं। अब इसमें से जो 80 के दशक में हुआ है, यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट। 1880 के दशक की बात हो। देखिए, भारतीयों पर इन सब का प्रभाव पड़ा था। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सब पहले की बात है। यहाँ इल्बर्ट बिल जो है 80 के दशक की घटना है। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, केवल भारतीयों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग, सरकार में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और शक्ति, भारत के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन को बढ़ावा देना। तो ये तो आप खारिज कर सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता को भी खारिज कर सकते हैं। अब बात बीच के दो बचते हैं। सही है आदित्य, आपने सही उत्तर दिया। केवल भारतीयों के लिए अधिकार की मांग, इसको हम लोग केवल भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग,
demand of civil rights only for Indians. सिविल राइट्स जो हैं सो केवल इंडियन के लिए नहीं होते, सिविल राइट्स सबके लिए होते हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो सबके लिए है, जीवन से संबंधित अधिकार या विशेष अधिकार, उसमें से कई अधिकार विदेशियों के लिए भी है। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की कोशिश क्यों की? ब्रिटिश शासकों से समर्थन प्राप्त करना, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की मांगों को पूरा करना, विविध भारतीय आबादी की आकांक्षाओं और चिंताओं को संबोधित करना, क्षेत्रीय और समुदाय आधारित राजनीतिक संघों को चुनौती देना। ब्रिटिश शासन से समर्थन प्राप्त करना, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की मांगों को पूरा करना, विविध भारतीय आबादी की आकांक्षाओं और चिंताओं को संबोधित करना और क्षेत्रीय और समुदाय आधारित राजनीतिक संघों को चुनौती देना। तो बहुत ही आसान डिस्ट्रैक्टर्स हैं, आसानी से आपको सी इसमें आ जाएगा। विशेषाधिकार वर्ग के मांगों को पूरा करना, ऐसा कोई वर्ग बहुत समय में राजनीतिक पटल पर नहीं उभर के आया था। ये लोग इनिशियल स्टेज में जो आए थे लोग, ये लोग थे, बहुत ही छोटा समुदाय था। हिंदुस्तान का जो पूरी आबादी थी ये इनसे दूर थी, अभी इनकी पहुंच से दूर थी। दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक में भारत ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचनात्मक जांच की गई है? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी तो हम लोगों ने जस्ट देखा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो सावरकर के द्वारा लिखा गया है। थॉट्स ऑन इंडियन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी उत्तर है। सही है। 1850 के बाद गठित राजनीतिक संघ जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, इन सब का उद्देश्य था भारतीय संसाधनों को ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करना, विशिष्ट क्षेत्रों और समुदायों के हित का प्रतिनिधित्व करना, सभी भारतीयों के सशक्तिकरण और संप्रभुता की वकालत करना, ब्रिटिश सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को बढ़ावा देना। फैक्टर से बता दीजिए। देखिए, पहला और चौथा तो आप आसानी से खारिज कर सकते हैं, बीच के दो पर विचार कीजिए। पीछे ध्यान नहीं दिया आपने आदित्य जी। पीछे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये वाक्य वहाँ लिखा हुआ था कि हालांकि ये संस्थान, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये संस्थान क्षेत्रीय स्तर पर थे, लेकिन इनका जो लक्ष्य था विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने के बावजूद इन समूहों का उद्देश्य क्षेत्रीय समुदाय वर्ग की सीमाओं से परे भारत के सभी लोगों के लक्ष्यों और हितों का प्रतिनिधित्व करना है। इसके बारे में है इंडियन पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो लॉजिकली ये लगता है कि ये चूंकि क्षेत्र में थे तो इसलिए ये सही होगा, लेकिन आपको उस बुक पे लिखे कंटेंट पर ध्यान देना है कि उसमें क्या कहा गया है। स्थानीय से उनका उदय जरूर हुआ है, लेकिन वो अपनी सोच में वो ये लोग भारतीय थे। भारत के कहीं ना कहीं भारत का मुद्दा उनका
एक महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करता था। तो सभी भारतीयों के लिए सशक्तिकरण और संप्रभुता की वकालत करना का विषय आपने सही उत्तर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में निम्नलिखित उद्देश्य से की गई। ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना, भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए नागरिक अधिकारों की मांग करना, समान लक्ष्यों के लिए ब्रिटिश क्षेत्रों और पृष्ठभूमि से आए भारतीयों को एकजुट करना। सही है आदित्य, बहुत ही आसान है। केवल शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए नहीं कर रहे थे, सभी को एकजुट करने का प्रयास करना, ये इनका लक्ष्य था। ओके, दैट वाज द लास्ट पॉइंट। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल। सभी लोगों का धन्यवाद। तरुषा, आदित्य, मधुलता, पीयूष, रामानुजन, आप सबका धन्यवाद। सर एक ये था सर, ज्योग्राफी हम लोग कैसे पढ़े सर? ज्योग्राफी का जो पोर्शन है इसमें ज्योग्राफी बोला है कि पढ़ने के लिए? पढ़ने का तो वही है, आपको स्कूल का बेस का जो कंटेंट है उसको पढ़ना होगा। हालांकि उसमें बहुत अंतर नहीं है, उसमें जो मार्केट में चीज़ें उपलब्ध हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं, तो समरीज अगर आपको मिल जाती हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन का कुछ खास असर उस पर नहीं दिखता है। इतिहास पर बहुत ज़्यादा असर दिखता है, इतना ज़्यादा असर दूसरे किसी सब्जेक्ट पर नहीं पड़ा। वैसे हम लोग भी कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि अगर आप तेजी से पढ़ सकते हैं तो जो हायर क्लास के, जब से ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट के रूप में आता है तब से आप उसको पढ़ें। वही है कि उसमें कंटेंट में जो प्रश्न है वो आपको सोच के बनाना पड़ता है। तो प्रश्न वहाँ समझाने के तरीके से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के साथ ये बात। तो इसलिए जो दूसरी किताबें उस लेवल पर उपलब्ध हो उसका उपयोग कीजिए, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। दूसरे प्रकाशन की किताब हो उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सर तो ज्योग्राफी के लिए 9, 10, 11, 12 किसका बुक सर? अच्छा, 10th से आगे नहीं बढ़िए, मतलब अगर आप किस लेवल के लिए एग्जाम दे रहे हैं? सर 1 to 5 और 9, 10th। तो 10th से आगे बढ़ने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि समय की कमी बहुत ज़्यादा है। समय की कमी है, आपको केवल ज्योग्राफी ही नहीं करना है, आपको और भी सब्जेक्ट्स करने हैं। जब आप 10th के लिए भी दे रहे हैं तो आपको जाहिर है आपका अपना मेथड सब्जेक्ट भी होगा। मेथड मेथड में आपने क्या रखा है? मुख्य सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। मैथ्स है। मैथ्स की भी का भी काम और तैयारी करनी होगी आपको। हाँ सर, एससीईआरटी का बुक तो पढ़े हैं, 8 तक एससीईआरटी का बुक कर लिए हैं और उसका कुछ मतलब अपना नोट्स वगैरह किए हैं, लेकिन 9, 10th का भी ज्योग्राफी नहीं कर। 9, 10th तक ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और चैप्टर पढ़ लेने से उसके थोड़ा सा उसको दोबारा पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, और इस नज़रिए से पढ़िए कि आपको उसमें प्रश्न बनाना है ना। आपको किताब थमा दी गई है कि बीपीएससी के लिए आप प्रश्न बनाइए, तो आप क्या करेंगे? इस नज़रिए से पढ़िए उसको। एक होता है सरसरी तौर पर पढ़ जाना, तो वो तो कॉन्सेप्ट जब बेसिक फर्स्ट रीडिंग होती है, लेकिन
जब आपको उसका प्रश्न बनाना होगा तो आपको उसको अलग तरह से सोचना पड़ेगा, कहाँ से आप प्रश्न बन सकता है, उस नज़रिए से आप उसको देख लीजिए। और मेरी राय यही है कि आप हायर लेवल पर जाने से पहले, यानी 11th-12th में अगर आपका ज्योग्राफी आपने कभी पढ़ा है, किसी और एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया हुआ है, तभी मैं आपको सलाह दूंगा कि 11th-12th की ज्योग्राफी में जाइए। क्योंकि जो लोग सिविल्स की तैयारी करते हैं वो लोग 11th-12th का ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा है तभी उसमें जाइए, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर उसमें नहीं घुसिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अ, अपना खूंटा मजबूत करने की जरूरत होती है, ना कि एरिया बढ़ाने की। 10 तक का लगता है हमको सर कि 10 तक का एनसीईआरटी का सारा बुक पढ़ने से, जो सोशल साइंसेस का हो या साइंस मैथमेटिक्स का, उतना काफ़ी होगा समय के हिसाब से अगर देखा जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल उसी पर कंसंट्रेट होना चाहिए। 10th तक के एनसीईआरटी की किताबों पर कंसंट्रेट होना चाहिए, और वही एक क्रिटिकल रीडिंग एक होनी चाहिए, जिसमें कि आपका वो सब नंबर क्या है। अब वही सोचना होगा, क्योंकि वो सारे बुक्स का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्कूल में, वो तो स्टूडेंट से पूछा जाता है। आप ये सोच के पढ़िए कि उससे अगर टीचर के लिए क्वेश्चन बनाना होगा तो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था सर कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट, और ये ज्योग्राफी, और ये इनको बिहार के कंटेक्स्ट में ज्यादा देखना होगा कि ऑल ओवर इंडिया के कंटेक्स्ट? बिहार का जो कॉन्टेक्स्ट आता है उसको रखते जाना है। अभी तो ये एनसीईआरटी में कुछ मिला नहीं है हम लोगों को। अब बिहार का कॉन्टेक्स्ट तो हम लोग देखते हैं, उसका कुछ और एक्स्ट्रा, खास करके जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बिहार के लोग हैं, उस वाले पोर्शन को हम लोग भी देखेंगे कोई से कहीं से। इसमें तो एनसीईआरटी में कुछ उसके बारे में नहीं मिलेगा। एससीईआरटी में देखना होगा कि एससीईआरटी वाले किताब में कुछ दिया है कि नहीं, और नहीं तो फिर जो कॉमन बिहार से संबंधित जो किताबें लोग तैयार करते हैं उससे कुछ देख सकते हैं। तो थोड़ा देख लेने से आप सेफ हो सकते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है तो जाहिर है कि बिहार का जो इशू है वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बैलेंस रहेगा, ऐसा नहीं कि आप केवल बिहार पर आएगा, आपको दो तीन क्वेश्चन से आ सकते हैं बिहार से। देखिए कुछ पोर्शन है जिससे निश्चित सवाल आएगा ही, जैसे गांधी से संबंधित आंदोलन से कुछ सवाल निश्चित रूप से आएगा, 1857 से कुछ सवाल निश्चित रूप से आएगा, कुछ रिफॉर्म से भी कुछ सवाल आ सकते हैं, पीजेंट मूवमेंट हुआ, ट्राइबल मूवमेंट हुआ, ये सब कुछ ऐसे जोन है जिससे सवाल आते ही आते हैं। अब कम आए या अधिक आए, हो सकता है अब एक आए या चार आए ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो तरीका है क्वेश्चन के सिलेक्शन का, आजकल मैनुअल सिलेक्शन से ज़्यादा कंप्यूटर में सिलेक्शन होता है, तो उसमें थोड़ा सा आप बहुत श्योर नहीं हो सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर में बहुत चीज़ मार्क रहता है, तो किस तरह से सिलेक्ट करना है, तो बैलेंस रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कुछ कुछ पोर्शन है उससे तो सवाल आएंगे ही, तो उस पोर्शन को हमें पूरा ये डेप्थ करना होगा कि उसमें से कुछ छूटे नहीं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन ये फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग अभी तो 8th से शुरू करके हम लोग 10th तक जाएंगे। 10th वाला जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर है 10th क्लास का, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है।